कक्षा 9वीं अध्याय 7 जैव विविधता भाग 6। कैरोलस लिनियस कॉर्वन लिने का जन्म स्वीडन में हुआ। ये सामान्य पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन पौधों के अध्ययन में इनकी अच्छी खासी दिलचस्पी के कारण ये 22 वर्ष की आयु में पौधों पर उनका पहला शोधपत्र अर्थात प्रयोग प्रकाशित हुआ। ये कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक हैं, जिनका जन्म 1707 और मृत्यु 1778 के मध्य हुई। एक धनी अधिकारी के यहाँ नौकरी करते हुए उन्होंने अपने मालिक के बगीचे में पौधों की विविधता का अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने सिस्टमा नेचुरल नामक एक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आज आधार बनी हुई है। इस विषय पर उनके 14 शोध पत्र भी प्रकाशित हुए, अर्थात उनके परीक्षणों का परिणाम भी प्रकाशित हुआ। उनके द्वारा की गई वर्गीकरण प्रणाली में पौधों को सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है, जिससे आप उनकी अच्छी प्रकार से पहचान कर सकते हैं कि ये कौन सी प्रजाति से या कौन से वर्ग से बिलोंग करता है। नाम पद्धति व जीवों के वर्गीकरण दूसरी भाषा जानने वाले, लेकिन सामान्यतः जब कोई व्यक्ति अपनी भाषा में दूसरे जीव से बात कर रहा होता है, तो कोई दूसरी भाषा जानने वाले व्यक्ति उसे समझ नहीं पाते, और इसी समस्या का हल वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर निकाला, और उसका हल उसी प्रकार के हल किया जिसे विभिन्न रासायनिक तत्वों को संकेत देने में निरूपित करके किया जाता है। इसी प्रकार किसी भी वेल का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है। पूरे संसार में वह उसी नाम से जाना जाएगा, और नाम पद्धति के लिए हमें जिस वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करना है, वह सबसे पहले कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक द्वारा 18वीं शताब्दी में दी गई। वैज्ञानिक नाम पद्धति प्रणाली जीवों की एक दूसरे में पाई जाने वाली समानताएं और समानताओं पर निर्भर होती है। हालांकि नाम पद्धति हम जीवों के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में रखेंगे, बल्कि उनके केवल जीनस व स्पीसीज को ही ध्यान रखा जाता है, अर्थात पूरा ब्यौरा नहीं होने के स्थान पर केवल 2 गुणों को महत्व दिया गया, जीनस और स्पीसीज। जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होता है, वहीं प्रजाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से आप लिख सकते हैं। छपे हुए रूप में वैज्ञानिक का नाम इटैलिक से लिखा जाता है। जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीसीज दोनों को अलग अलग रेखांकित भी किया जाता है। इस पाठ के कुछ भागों में हमने यह अध्ययन किया कि एक यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक समेत कुछ झिल्लियों से घिरा होता है, जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है, और जिसके कारण कोशिकाएं क्रियाएं अलग अलग कोशिकाओं में दक्षतापूर्ण होती है। वहीं जिन कोशिकाओं में झिल्लीयुक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं, उन्हें जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भिन्नताएं प्रदर्शित की जाती है। केंद्रयुक्त कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीव के निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि वे सभी किसी खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत होते हैं या उनका निर्माण होता है, और इसी कारण कोशिकीय संरचना और कार्य वर्गीकरण का आधार माना गया। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी सजीव का निर्माण करती है, उन्हें श्रम विभाजन के नाम से जाना जाता है। जो जीव प्रकाश संश्लेषण तो करते हैं, उन्हें पौधे कहते हैं। वहीं पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन करने के लिए जितना वो भोजन ग्रहण करेगा उस पर निर्भर करता है। कुछ जीवों समूह की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से कोई खास परिवर्तन तो नहीं हुए, ऐसे जीवों को आदिम या निम्न जीव के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ जीवों के समूह की शारीरिक संरचना में पर्याप्त और व्यवस्थित परिवर्तन दिखाई देते हैं, उन्हें उच्च जीव कहा जाता है। विकास के दौरान जीवों में जटिलताओं की संभावनाएं बनी रहना, और इसलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल कहा जाता है। व्हिटकर ने इसे पंच जगत में वर्गीकृत किया, जिनमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया प्रजातियां मुख्य हैं, और वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति अर्थात स्पीशीज है, जहां शरीर की बनावट के आधार पर दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं, उन्हें मूल लक्षण के नाम से जाना जाता है।
तो अब कुछ प्रश्नों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। उन जीवों के नाम जो वर्गीकरण से बाहर थे। वायरस और प्रियन, ये वे जीव होते हैं जो जैसे ही वायुमंडल के संपर्क से वो अड़ जाएंगे एक वायरस के रूप में निष्क्रिय हो जाते हैं। इन्हें हजारों की संख्या में बोतलों के अंदर भर के आप रख सकते हैं और जैसे ही वायुमंडल के संपर्क में आएंगे पुनः जीवित हो जाते हैं। आदिम जीव क्या है? कुछ जीव समूह की शारीरिक संरचना प्राचीन काल से लेकर आज तक में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, उनमें अधिकतम समानताएं प्रस्तुत होती है। ऐसे जीवों को आदिम जीव कहा जाता है। वे जीव जिनके समूह की शारीरिक संरचना में पर्याप्त अंतर दिखाई देते हैं, ऐसे जीवों को उन्नत जीव के नाम से जाना जाता है। पौधे किसे कहते हैं? तो वे भाग या जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं उन्हें पौधे कहा जाता है। ऐसा कौन सा जीव जगत है जिनमें गमन के लिए सीलिया और फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती है? तो प्रोटिस्टा जगत। व्हिटकर के द्वारा दिए गए 5 जगत के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी व एनिमेलिया। उस जीव का नाम बताइए या उसे क्या कहते हैं जो अपने भोजन के लिए सड़ी गली का जैव कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं? उन्हें मृत जीवी के नाम से जाना जाता है। ये अपना भोजन सहायता अर्थात लाइकेन के रूप में बनाते हैं। सहजीविता किसे कहते हैं? कवकों की कुछ प्रजातियां नीलरित शैवाल अर्थात साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाते हैं, जिन्हें सहजीविता या सहजीवी कहा जा सकता है। एक सहजीवी संबंध बनाने वाले जीव में सबसे अच्छा उदाहरण लाइकेन, अन्यथा पेड़ के ऊपर टहलने वाली अमरबेल का पादप आदि। फंजाई वर्ग के 2 जीवों के उदाहरण, पहला यस्ट और दूसरा मशरूम। प्रोटिस्टा वर्ग में किस प्रकार के जीव आते हैं? तो प्रोटिस्टा वर्ग में एक कोशिकीय जीव भी आते हैं, तो वहीं यूकेरियोटिक जैसे बहुकोशिकीय जीव भी आते हैं। उदाहरण में जहां अमीबा तो वहां पैरासियम जैसे जीव भी इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। प्लांटी वर्ग को कितने भागों में बांटा गया? मुख्य रूप से 5, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा वह वर्ग है जिसमें पेड़, पत्तियों, पौधे के किसी भागों में मुख्य रूप से विभेदन दिखाई नहीं देता है। वहीं ब्रायोफाइटा में पौधे के मुख्य दो भागों में कुछ समानताएं प्रदर्शित होती है, जैसे तना व जड़ या तना व पत्तियां या पत्तियां व जड़ आदि में कुछ प्रकार की समानताएं दिखाई दे सकती है। वहीं टेरिडोफाइटा के वर्ग में उसके अलावा शेष पादप पाए जाते हैं, जिनमें सवर्णी उत्तक के रूप में जाइलम व फ्लोएम पाया जाता है, लेकिन इन तीनों में ही जननांग उपस्थित नहीं होते, इसलिए इन्हें क्रिप्टोगेमस के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जिम्नोस्पर्म वे पादप होते हैं जिनके बीच जिम्नोस्पर्म यानी खुले में उपस्थित होते हैं, अर्थात पादप पे खुले लग जाते हैं। वहीं एंजियोस्पर्म के बीच पादप में खुले रूप में पाए नहीं जाते। थैलोफाइटा के जीव मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो जल में। फैनोग्राम्स किसे कहते हैं? वे पौधे जिनमें जनन उत्तक पूर्ण रूप से विकसित व विभेदित होते हैं और जनन प्रक्रिया के पश्चात ये बीज भी उत्पन्न करते हैं। ऐसे पादप फैनोग्राम्स के नाम से जाने जाते हैं। क्रिप्टोगेमस किसे कहते हैं? वे जीव जिनमें जननांग प्रत्यक्ष होते हैं, इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इन्हें क्रिप्टोगेमस कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म में मुख्य 2 अंतर। जिम्नोस्पर्म पादप बीज उत्पन्न करते हैं और ये पुष्पीय पादप है। वहीं एंजियोस्पर्म फल के अंदर बीज उत्पन्न करता है और ये पौधे बहुवर्षीय पादप हो सकते हैं। एनिमेलिया जगत के कितने भागों में बांटा गया? एनिमेलिया को 2 भागों में बांटा गया, कशेरुक अर्थात रीढ़ की हड्डी वाले जीव और अकशेरुक यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव। जीवों के वर्गीकरण से सबसे मुख्य लाभ। तो जीवों के वर्गीकरण से विभिन्न समूहों के बीच आपसी तालमेल या संबंध बना रहता है। ये जीवों के विकास हेतु महत्वपूर्ण है।
ये विविध जीवों के अध्ययन को सरल भी बनाता है। वर्गीकरण के विज्ञान का जनक किसे माना गया? कैरोलस लिनियस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। धन्यवाद।